Hello students of class 7. Now this is time to study for social science subject. Students, लास्ट वीडियो में हमने हिस्ट्री सब्जेक्ट में चैप्टर फर्स्ट के सेकेंड पेज को स्टडी किया था। इसमें हमने स्टडी किया था कि मिडिवल पीरियड में किस तरह से पॉलिटिकल, सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक चेंजेस की वजह से वहाँ की सोसाइटी में क्या क्या बदलाव आया। उस बदलाव के बाद में जब हर्ष का साम्राज्य ख़त्म हो गया था तो बहुत सारे आपस में राजा जो थे लड़ाइयाँ करते थे, आपस में युद्ध करते थे और इन लड़ाइयों का फ़ायदा उठाते हुए किस तरह से विदेशी राजाओं ने भारत में आक्रमण किया था, इसको हमने डिटेल में पढ़ा था। इसके साथ ही स्टूडेंट्स हमने अराउंड द वर्ल्ड एक आर्टिकल दिया गया है, वो भी हमने इसको रीड किया था, स्टडी किया था। तो इसमें क्या दिया गया था, 600 to 1500 CE इस टाइम पीरियड में एक बंधुआ मजदूरी की प्रथा चलती थी जिसको फेडरलिज्म कहते थे। जो ज़मींदार हुआ करते थे वो मज़दूरों से बंधुआ मजदूरी करवाते थे। बंधुआ मजदूरी वो मजदूरी होती है जिसमें मज़दूरों को ज़बरदस्ती बलपूर्वक कार्य करवाया जाता था और उनको उनकी मेहनत का सही मूल्य नहीं मिलता था। तो स्टूडेंट्स, हमने इन चीज़ों को रीड किया था, अच्छे से स्टडी किया था। मुझे उम्मीद है कि आपने पिछला पढ़ाया हुआ रिवाइज़ किया होगा और आपको अच्छे तरीके से याद होगा। आज स्टूडेंट्स हम उससे आगे रीड करेंगे द इम्पैक्ट ऑफ ज्योग्राफी ऑन हिस्ट्री। भारतीय इतिहास पर ज्योग्राफी का क्या असर पड़ा या क्या असर पड़ता है। इतिहास पर भूगोल का गहरा प्रभाव पड़ता है, वो किस तरह से पड़ता है, आइए हम इसमें स्टडी करते हैं। India is a vast land with a 5,422 km long coastline, excluding the Iceland, the Himalayan mountain ranges, which stretch for over 2,575 km along the north of India, cut off the Indian subcontinent from the rest of Asia. This has resulted in India being physically and culturally distinct from the rest of एशिया। स्टूडेंट्स, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी में स्थित द्वीपों को छोड़कर भारत की विशाल भूमि की जो कोस्ट लाइन है उसकी टोटल लंबाई है 5,422 किलोमीटर और इसके नॉर्थ में जो हिमालय पर्वत है वो नॉर्थ में जम्मू कश्मीर से लेकर ईस्ट में अरुणाचल प्रदेश तक फैला हुआ है, जिसकी लंबाई 2,575 किलोमीटर है। तो बच्चों, बाकी जो बचा हुआ भारत है उसको भारतीय उपमहाद्वीप या सब कंटिनेंट कहा जाता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का ये जो भी एरिया है ये भारतीय उपमहाद्वीप या इंडियन सब कंटिनेंट कहा जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। और इसी वजह से भारत फिजिकली और कल्चरल तरीके से एशिया के बाकी हिस्सों से डिफरेंट है। आगे ब्रैकेट पैरा रीड करते हैं। द इंडियन सब कंटिनेंट इज़ अ टर्म यूज्ड डिस्क्राइब द एरिया कंसिस्टिंग ऑफ द प्रेजेंट डे कंट्रीज ऑफ इंडिया, Pakistan, Bhutan, Nepal and Bangladesh. The Himalayas have posed a barrier for many who have wanted to conquer this land. But the passes or points along the ranges which are lower than the surrounding peaks have allowed travelers and invaders to enter India through the northwest. Many of these invaders, like the Turks and Mongols, have had powerful impact on the culture and society of India. Students, कुछ इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स होते हैं। आई थिंक आप पेंसिल लेकर बैठते होंगे साथ में और वीडियो को देखते टाइम पे कुछ इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को अंडरलाइन कर लिया करो जो आपको नहीं पता हो, जिनका अर्थ ना पता हो। जैसे इसमें एक वर्ड आया है पॉज्ड। पॉज्ड का मीन्स होता है उत्पन्न होना या पैदा होना। जैसे इसके सेंटेंस का जो मीन्स निकल रहा है, हिमालयाज़ हैव पॉज्ड अ बैरियर, यानी कि हिमालय एक बैरियर पैदा करता है, एक रुकावट पैदा करता है। दूसरा यहाँ पे एक इन्वेडर्स का आपको पता होगा, इन्वेडर्स मीन्स होते हैं आक्रमणकारी।
तो यहाँ पे इसका मतलब ये दिया गया है कि जो भारत का सब कॉन्टिनेंट है, उस सब कॉन्टिनेंट में कौन कौन सा एरिया आता है। भारत के सब कॉन्टिनेंट में नेपाल, भूटान, पाकिस्तान और बांग्लादेश आते हैं। आइए मानचित्र से इसको अच्छे से समझते हैं। स्टूडेंट्स, ये जितना लैंड एरिया है ये भारत का सब कॉन्टिनेंट है। जैसे इसमें पाकिस्तान आ जाता है, भारत तो है ही पूरा, और इसमें नेपाल और भूटान, ये सभी जो एरिया है ये सब कॉन्टिनेंट में ही आता है। इसको भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है। तो स्टूडेंट, जैसा अभी आपने पढ़ा कि हिमालय माउंटेन है, ये बाहरी आक्रमणकारियों के लिए, जैसे चाइना है, चाइना अगर भारत में आक्रमण करना चाहे या घुसना चाहे तो उसको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि हिमालय एक दीवार की तरह इसके बीच में खड़ा हुआ है, यहाँ से यहाँ तक, जम्मू कश्मीर से, और ये रेंजेस हैं यहाँ से यहाँ तक। इस तरीके से ये माउंटेन रेंजेस फैली हुई हैं, पर्वत श्रृंखलाएँ। तो इस तरह से ये भारत एक बहुत बड़ी दीवार के रूप में खड़ा है, और यहाँ भी डेजर्ट है, रेगिस्तानी एरिया है। तो यहाँ पे पाकिस्तान भी यहाँ पे अगर आना चाहे तो उसको भी काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तो स्टूडेंट्स, जैसे आपने देखा कि नेचुरल तरीके से भारत प्रोटेक्टेड है, लेकिन फिर भी कुछ पर्वतीय रास्ते ऐसे हैं जिनको हिंदी में हम दर्रा कहते हैं। दर्रे के नाम से आपने कई नाम सुने होंगे, नाथुला, रोहतांग, शिवकीला। तो इस तरह के जो भी दर्रे हैं, एक जोजिला दर्रा है, बहुत सारे दर्रे हैं। इन दर्रों से क्या होता है, इन जो पासेस जिनको बोलते हैं, इन पासेस से विदेशी लोग भारत में व्यापार करने के उद्देश्य से या पर्यटन करने के उद्देश्य से, घूमने के उद्देश्य से, यानी किसी भी पर्पज़ से वो आ सकते हैं, टूरिस्ट बनकर, ट्रेडर्स बनकर या इन्वेडर्स बनकर भारत में उनके लिए आने जाने का ये रास्ता बना था। तो बहुत से व्यापारी और टूरिस्ट इन्हीं रास्तों से भारत आते जाते रहते हैं। तो बच्चों, तुर्क और मंगोलों ने भारत के समाज और यहाँ के कल्चर पर एक पावरफुल इम्पैक्ट डाला है। आइए नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करते हैं। ड्यू टू द distinct nature of India's physiographic features, India's history developed differently in its different regions. The northern plain, comprising the basins of the rivers Indus and Ganga, was the seat of many great empires. This was also the region that was under constant threat from invaders. Several waves of invasions during the medieval period made the history of this region eventful. भारत की प्राकृतिक विशेषताओं के कारण ही यहाँ डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट हिस्ट्री विकसित हुई है। सिंधु और गंगा के बेसिन में उत्तरी मैदान में कई राजाओं और शासकों का साम्राज्य रहा है। यही वह क्षेत्र था जो लगातार विदेशी आक्रमणों के खतरे में रहा। मिडीवल पीरियड में ऐसी कई घटनाएं हुई जिससे यह क्षेत्र इवेंटफुल बना। इट मीन्स यहाँ बहुत सारी घटनाएं हुई। स्टूडेंट्स, लेट्स रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ। ऑन द कॉन्ट्रेरी, द साउदर्न पेनिनसुला फेस्ड फीवर थ्रेट्स ऑफ इन्वेशन। द विंध्या and Satpura mountain ranges acted as a barrier, discouraging the southern movement of the Turks and the Mughals. Hence, the Deccan and the South evolved a unique culture and a history of their own. Students, आइए इसका मीनिंग समझते हैं। यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि जैसा कि हमने ऊपर वाले पैराग्राफ में पढ़ा कि जो नॉर्दर्न प्लेन है, हमारा नॉर्दर्न इंडिया है, उसने बहुत सारे आक्रमणों का सामना किया, बहुत सारे इन्वेडर्स आए। लेकिन साउथ इंडिया में इन्वेडर्स क्यों नहीं आ पाए, उसका हम रीजन इसमें पढ़ेंगे। इसमें कहा गया है कि इसके जस्ट इसके विपरीत, जैसा कि उत्तर भारत में हुआ था, उसके ठीक विपरीत दक्षिण भारत को आक्रमण के कम खतरों का सामना करना पड़ा। इसका कारण था विंध्य और
सतपुड़ा रेंजेस। विंध्य पर्वत और सतपुड़ा पर्वत कहाँ पे हैं, आइए देखते हैं। ये है विंध्य और सतपुड़ा रेंज। ये माउंटेन रेंजेस ने क्या किया, इन माउंटेन रेंजेस ने जितने भी इस रास्ते से आने वाले आक्रमणकारी, जो इस रास्ते से जो भी आक्रमणकारी आते थे वो यहीं पे आके रुक जाते थे। इससे आगे उन्हें जाने का रास्ता नहीं मिला, क्योंकि इन माउंटेन रेंजेस ने उनको साउथ में जाने से रोक दिया। ये सतपुड़ा और विंध्य रेंजेस एक दीवार के रूप में काम कर गईं। तो इस तरह से भारत का उत्तरी भाग जो आक्रमणों से कभी त्रस्त रहता था, तो ये भारत के दक्षिण में नहीं जा पाए। तो इस तरह से तुर्कों और मुग़लों को काफ़ी हताशा का सामना करना पड़ा और इस तरह से दक्षिण भारत में एक अनोखा इतिहास विकसित हुआ जिसमें कम आक्रमण हुए। इसीलिए आज भी दक्षिण भारत की संस्कृति उत्तर भारत के कल्चर से साउथ की जो संस्कृति है यानी साउथ का कल्चर है ज़्यादा डेवलप है। आइए इसके आगे नेक्स्ट पैराग्राफ रीड करते हैं। द किंगडम्स इन द साउथ which had long coastlines like the Cholas and the Pandyas developed strong navies. These kingdoms were therefore able to establish empires that extended across the Indian Ocean, including the islands of Sri Lanka and Indonesia. It means दक्षिण भारत के लंबे समुद्री तट वाले राज्य जैसे चोल और पांड्य के शासकों ने मजबूत नौसेना का विकास किया। इसलिए ये साम्राज्य श्रीलंका और इंडोनेशिया के आइसलैंड्स के सहित पूरे हिंद महासागर में स्थापित होने में सफल रहे। इनका एम्पायर साउथ इंडिया में मजबूती के साथ बना रहा। तो स्टूडेंट्स, हमने आज के वीडियो में क्या क्या रीड किया। हमने ज्योग्राफी का हिस्ट्री पर क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमने उसको रीड किया और अगले वीडियो में हम यहाँ से अपनी स्टडी स्टार्ट करेंगे। टर्म्स यूज्ड टू डिस्क्राइब द सब कंटिनेंट। अब सब कंटिनेंट को किस तरीके से डिस्क्राइब किया गया है वो आगे हम पढ़ेंगे। अगर आपको इस वीडियो में कहीं पर कोई प्रॉब्लम आती है, अगर कोई कठिन शब्द है जो आपको जिसका हिंदी नहीं पता है, तो आप क्या करेंगे, आप पेंसिल से उन वर्ड्स को अंडरलाइन कर लेंगे और स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में आप हम लोगों से या टीचर से पूछ सकते हैं, किसी से भी पूछ सकते हैं। आप अपनी प्रॉब्लम्स को इस वीडियो के लिंक में भी, वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप क्वेश्चन कर सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में भी अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं, तो उसका हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्यूशन कर देंगे। ठीक है स्टूडेंट।